अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द स्टूडेंट्स। और आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स। हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए जो भी डिसीज़ एसोसिएटेड होती हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग्स देते हैं हमने उनकी क्लासिफिकेशन को आज देखना है। और इसके अलावा उस क्लासिफिकेशन में मौजूद एक ड्रग क्लास को आज हम थॉरली डिस्कस करेंगे। उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस, थेरेप्यूटिक यूजेस, उसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स, वो कौन से केसेस हैं कि जिसमें हम वो ड्रग क्लास नहीं देंगे, और उसके अलावा हम उसके फार्माकोकाइनेटिक फ़ीचर्स देखेंगे। अब अगर हम बात करते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स की क्लासिफिकेशन में क्या क्या आ जाता है, तो उसमें ये है कि सबसे पहले तो आ जाते हैं डायूरेटिक्स। ठीक है, अब डायूरेटिक्स को फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, थायज़ाइड्स में, हाई सीलिंग ड्रग्स में, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स में। तो जो थायज़ाइड्स होते हैं बेसिकली वो हाइड्रोक्लोरोथायज़ाइड से कंस्टिट्यूट करते हैं। क्लोरोथैलिडोन होता है, उसमें इंडेपेमाइड होता है। और जो हाई सीलिंग डायूरेटिक्स होते हैं उसमें फ्यूरसिमाइड होता है। इसके अलावा दूसरी ड्रग्स प्रेजेंट होती हैं। और जो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स होते हैं उसमें आ जाते हैं जी स्पाइरोनोलेक्टोन, एपिलिडोन और अमाइलोराइड। इसके अलावा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की जो क्लासिफिकेशन है उसमें हम देखेंगे रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनहिबिटर्स, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म था जो कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए यूज़ होता था। अब इस सिस्टम को, जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम था, इसको इनहिबिट करने के लिए 3 क्लासेस होती हैं ड्रग्स की, जिनमें आ जाते हैं एस इनहिबिटर्स आ जाते हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स आ जाते हैं जिन्हें हम नॉर्मली आर्ब्स भी कहते हैं, और डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर आ जाते हैं जो कि रेनिन के रिलीज को इनहिबिट करते हैं। बेसिकली आज हम जिस क्लास ऑफ ड्रग को थोरली एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे वो होगी एस इनहिबिटर्स, और बाकी जो फर्दर क्लासेस हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में फर्दर क्लास एक्सप्लेनेशंस के साथ जो है वो डिस्कस करते जाएंगे। सो द नेक्स्ट टू क्लासिफिकेशन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में इन्वॉल्व है वो है सिंपैथेटिक इनहिबिटर्स, जिनमें आ जाते हैं बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स, अल्फा बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स, अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स और सेंट्रल सिम्पैथोलिटिक्स। अब हमने कल देखे थे कि जो बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स थे उनमें भी फर्दर क्लासेस आती थी, जैसे प्रोपेनोलोल, मेटाप्रोलोल, अटीनोलोल। अल्फा बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स में जैसे आ जाते थे जो कि नॉन सेलेक्टिव थे, और लेबिटोलोल और कार्वेडिलोल हमने देखे थे। उसके बाद अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स थे पैराजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, जो कि अल्फा 1 के लिए काम करते थे, और सेंट्रल सिम्पैथोलिटिक्स जो कि अल्फा 2 के लिए थे, क्लोनिडीन और मेथाइलडोपा। इन सारी क्लासेस को हम फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हर एक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, थेरेप्यूटिक यूजेस, एडवर्स इफेक्ट्स, हर एक ड्रग का फार्माकोकाइनेटिक फीचर्स, इसके अलावा उनकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस देखते जाएंगे। फर्दर क्लासेस ऑफ ड्रग्स जो कि एंटी हाइपरटेंशन के लिए के तौर पर यूज़ होती हैं वो हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, जिनमें फिनाइल एल्काइलामीन जैसे विरापामिल आ जाते हैं। बेंजोथाइज़िपीन की ड्रग क्लासिफिकेशन में डिल्टियाज़म आ जाता है। इसके अलावा डाईहाइड्रोपायरिडीन्स में नाइफेडिपिन, फिलोडिपिन, एमलोडिपिन, इस तरह की ड्रग्स आ जाती हैं। इनको हम अलहदा से डिस्कस करेंगे कि ये फिनाइलएल्कामीन की ड्रग्स कौन सी होती हैं, बेंजोथाइज़िपीन, डाईहाइड्रोपायरिडीन्स के कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कौन से होते हैं। इसके अलावा हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए वेजोडाइलेटर्स दिए जाते हैं, जिनमें आर्ट्रियोलर डायलेटर होते हैं जो कि आर्ट्रियोल्स को डायलेट करते हैं, जैसे हाइड्रोलाजीन हो गया, मिनॉक्सिडिल और डाइजॉक्साइड। इसके अलावा जो आर्ट्रियोल्स और वेन्स दोनों को डायलेट करेंगे उनके लिए नाइट्रोप्रोसाइड सोडियम की ड्रग्स यूज़ की जाती हैं। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को जो एस इनहिबिटर्स दिए जाते हैं किस पर्पस के लिए दिए जाते हैं, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, उसके थेरेप्यूटिक यूजेस हम देखेंगे। इसके अलावा एस इनहिबिटर्स के फार्माकोकाइनेटिक फीचर्स देखे जाएंगे कि वो किस तरह से दी जाती हैं, उनकी डोज क्या है, किस तरह से उनकी डोज एडजस्टमेंट की जाती है। इसके अलावा हम देखेंगे कि एस इनहिबिटर्स की हाई डोजेस पर क्या टॉक्सिसिटीज़, क्या एडवर्स इफेक्ट्स ऑकर होते हैं। और इसके अलावा हम कॉन्ट्राइंडिकेशंस देखेंगे कि किन कंडीशंस में, किन सिचुएशंस में हमें एस इनहिबिटर्स एक पेशेंट को नहीं देने चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। और स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन पर एक डायग्राम नज़र आ रही होगी कि जिसमें एक तरफ आपको कंस्ट्रिक्टेड ब्लड वेसल्स नज़र आ रही हैं और दूसरी तरफ रिलैक्स्ड ब्लड वेसल्स। अब हमें जैसे कि पता है कि जो हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं उनमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्टेड होती हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। जबकि जब हम उस पेशेंट को, वो हाइपरटेंसिव पेशेंट जो भी है, हम उसको एस इनहिबिटर्स देंगे तो जो भी उस पर्सन में कंस्ट्रिक्टेड ब्लड वेसल्स हैं वो रिलैक्स्ड हो जाएंगी। ठीक है, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा डायमीटर मिलेगा ब्लड को पास ऑन होने के लिए, और जिसकी वजह से उस बंदे का, उस पेशेंट का जो है वो ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा उसका ब्लड प्रेशर। ये बेसिक फंक्शन होता है एस इनहिबिटर्स का, और जो ड्रग्स दी जाती हैं हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को।
अब चलते हैं हम इंट्रोडक्शन ऑफ एस इनहिबिटर्स की तरफ कि एस इनहिबिटर्स हैं क्या, किस लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। एस इनहिबिटर स्टूडेंट्स वो क्लास ऑफ मेडिकेशन होती है जो कि हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को दी जाती है, और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स जिनमें वेरियस हार्ट डिसीज़ होती हैं, जैसे एमआई के पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के पेशेंट्स होते हैं, उसके बाद डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेशेंट्स होते हैं जिनको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होती हैं, उनके लिए एस इनहिबिटर्स यूज़ किए जाते हैं। और इनका बेसिक फंक्शन ये होता है कि ये जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है, बेसिकली एस जिसे हम कहते हैं, उसको ब्लॉक करते हैं, ठीक है, कि वो एंजियोटेंसिन 2 को प्रोड्यूस ना करें, जो कि हमें पहले से पता है कि एंजियोटेंसिन 2 जो होता है ये एक पोटेंट वेसोकंस्ट्रिक्टर है। इसका काम बेसिकली यही होता है कि इसने जाके जब भी इसने स्टिमुलेट होना है, इसने जाके ब्लड वेसल्स की कंस्ट्रक्शन करवा देनी है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तो जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं, इनका बेसिक काम ये होता है कि ये एस को इनहिबिट कर दें, और फर्दर जो भी फंक्शंस एस की वजह से हो रहे हैं वो अल्टीमेटली स्टॉप हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि एंजियोटेंसिन क्या होता है, ठीक है। तो एंजियोटेंसिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है। इसके साथ साथ जब वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो हमें पता है कि बीपी इंक्रीज़ कर जाएगा। एंजियोटेंसिन रास सिस्टम मतलब रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम का जो है एक पार्ट है, ठीक है, और ये टारगेट के तौर पर एक्ट करता है, जो कि टारगेट के तौर पर एक्ट करता है ऐसी ड्रग्स के लिए जो कि ब्लड प्रेशर को कम करती हैं। इसके साथ साथ एंजियोटेंसिन का काम होता है कि इसने जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है, ठीक है, हमारी किडनी पर जो एक रीजन है एड्रीनल कॉर्टेक्स, वहाँ से इसने एल्डोस्टेरोन को कहना है कि जी तुम रिलीज़ हो जाओ। और इसके अलावा एंजियोटेंसिन अल्फा 2 ग्लोबुलिन है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 58,000 और इसमें 452 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। और अब रही बात कि एंजियोटेंसिन सिंथेसाइज कहाँ से होता है, तो एंजियोटेंसिन कॉन्टीन्यूसली हमारा जो लिवर होता है वहाँ से सिंथेसाइज होता है। नेक्स्ट आ जाता है ब्रेडिकाइनिन, और एक नॉन पेप्टाइड होता है जो कि लोकली प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में। ये हमारी बॉडी में पेन, वेसोडाइलेशन, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी और प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है। एस की प्रेजेंट में ब्रेक डाउन हो रहा होता है, लेकिन जब हम बॉडी में एस इनहिबिटर्स देते हैं तो ब्रेडिकाइनिन की ब्रेक डाउन नहीं होती और वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेशन उसकी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो पेन, वेसोडाइलेशन, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन है, ये अल्टीमेटली एक इंसान की बॉडी में ज़्यादा होने लग जाती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल, जो कि एस की प्रेजेंस में नहीं हो रही होती। नेक्स्ट अब हम इतनी देर से एस इनहिबिटर्स की बात कर रहे हैं कि जी ये ऐसे फंक्शन करता है, इसके ये फंक्शंस हैं, ये इस तरह से चीज़ों को लेकर चलता है। तो अब हम देखते हैं कि एस इनहिबिटर्स में ऐसे कौन से ड्रग्स इन्वॉल्व हैं। तो जी एस इनहिबिटर्स में इन्वॉल्व हैं कैप्टोप्रिल, इनैलाप्रिल, लिजिनोप्रिल, फोसिनोप्रिल और इस तरह के बहुत सी ड्रग्स। अब ऐसी ड्रग्स के जिनके एंड पे प्रिल आए, ठीक है, वो एस इनहिबिटर्स के तौर पर एक्ट करेंगी, और एक्सेप्शन केसेस तो हर जगह प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसी ड्रग्स भी आपको मिल सकती हैं कि जहाँ पर एंड पर प्रिल ना। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि एस इनहिबिटर्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, वो कौन कौन से एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो जो एस इनहिबिटर्स होते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वो प्रीलोड जो हार्ट पर होता है, जो हार्ट आफ्टर लोड के परफॉर्म करता है, उन दोनों को कम करता है, ठीक है। इसके नतीजे में पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस जो होती है हार्ट की, वो भी कम हो जाती है। अब बात यह आ जाती है कि प्री लोड आफ्टर लोड क्या होता है। प्री लोड वो अमाउंट ऑफ स्ट्रेच होता है जो कि हार्ट मसल करता है कॉन्ट्रैक्शन से पहले पहले। जितना कॉन्ट्रैक्शन से पहले पहले हार्ट मसल स्ट्रेच हो जाता है उसे कहते हैं कि प्री लोड है, ठीक है। इसके बाद जो आफ्टर लोड होता है वो किस फोर्स से ब्लड पंप हो रहा है हमारी बॉडी को हार्ट से, वो आफ्टर लोड होता है। और जो एस इनहिबिटर्स होते हैं वो इन दोनों को रिड्यूस करते हैं, प्री लोड को भी आफ्टर लोड को भी। तो जो बर्डन होता है हार्ट पर वो कम होता है, जिसकी वजह से बीपी भी डिक्रीज करता है। इसके अलावा ये स्ट्रोक, हार्ट फेलियर और एमआई के पेशेंट्स में भी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के तौर पर यूज़ होता है। ये एल्डोस्टेरोन के सिस्टम्स को एंटागनाइज कर देता है, जिसकी वजह से सोडियम और वाटर की रिटेंशन नहीं होती और हमारा बीपी डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि फर्दर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है एस इनहिबिटर्स के। तो हमें नॉर्मली पता है कि एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है एस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की प्रेजेंस में। लेकिन अगर हमारी बॉडी में एस इनहिबिटर्स दिए जा रहे हैं तो हमारी बॉडी क्या करेगी कि उस एस को जाके इनहिबिट कर देगी और एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होगा। अब जब तक एंजियोटेंसिन 2 ने स्टिमुलेट होना था तो उसने एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन करवानी थी, लेकिन अब एंजियोटेंसिन 2 ही स्टिमुलेट नहीं हुआ तो एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से नाइट्रायूरेसिस की कंडीशन अकर हो जाएगी।
अब बात जो समझने वाली ये है कि नाइट्रोयूरेसिस क्या होता है। तो नाइट्रोयूरेसिस वो प्रोसेस होता है कि जिसमें हमारे यूरिन में सोडियम और वाटर का कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है हमारी किडनीज़ के थ्रू, ठीक है। और ये इस कंडीशन में होता है कि जब हमारी बॉडी में या तो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, या तो ऐसे फैक्टर्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं जो कि हमारे बॉडी फ्लूइड को रिड्यूस कर रहे हैं, हमारे जिसकी वजह से हमारा बीपी भी रिड्यूस हो रहा है। तो ये दोनों कंडीशंस जिस प्रेजेंट होती हैं तो नाइट्रोयूरेसिस अकर हो जाता है, ठीक है, जो कि बेसिकली एल्डोस्टेरोन की कम सिक्रीशन की वजह से ऐसी कंडीशन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि एस इनहिबिटर्स के यूजेस कहाँ पे हैं, वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं, किन ट्रीटमेंट्स में यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले जो एस इनहिबिटर्स होते हैं वो ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी के। अब डायबिटिक न्यूरोपैथी स्टूडेंट्स क्या कंडीशन होती है, ऐसा नर्व डैमेज हमारी बॉडी में जो कि डायबिटीज़ की वजह से हो रहा हो, उसे हम कहते हैं कि ये डायबिटिक न्यूरोपैथी है, ठीक है। और ये जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें 30% की जो रेशो होती है डायबिटीज़ की, वो डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है। इसके अलावा एस इनहिबिटर्स को एल्ब्यूमिन्यूरिया के पेशेंट्स में यूज़ किया जाता है, जिसमें यूरिन में एल्ब्यूमिन प्रोटीन की एक्सक्रीशन बहुत ज़्यादा होती है, उसका कंटेंट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, और इस सब की वजह से बहुत सारी किडनी और सीवीएस की डिसीज़ेज़ भी एक बंदे को हो सकती हैं। इसके अलावा एस इनहिबिटर्स इंट्राग्लोमेरुलर प्रेशर को कम करता है, ठीक है, जो कि किडनीज़ के फंक्शन के लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि अगर एक बंदे को रीनल डिजीज़ है, ठीक है, तो और उसमें ग्लोमेरुलर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो फर्दर उसको फंक्शनिंग में मसला होगा। लेकिन एस इनहिबिटर्स के केस में ये होगा कि ये इंट्राग्लोमेरुलर प्रेशर को कम कर देंगे और किडनीज़ अपने फंक्शन एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकेंगे। इसके अलावा सिस्टोलिक डायफंक्शन डिसफंक्शन के ट्रीटमेंट में भी एस इनहिबिटर्स को यूज़ किया जाता है। सिस्टोलिक डिसफंक्शन स्टूडेंट्स वो कंडीशन होती है कि जहाँ पर हार्ट के वेंट्रिकल्स जो होते हैं, जो हार्ट के वेंट्रिकल्स होते हैं, पर्टिकुलरली लेफ़्ट वेंट्रिकल, हमारा जो हार्ट का लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है वो इतना वीक हो जाता है कि वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। और हमारे लेफ़्ट वेंट्रिकल ने बॉडी को ब्लड देना होता है, ठीक है, तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा प्रॉपरली, ठीक है, तो पंप जो होता है ब्लड हमारी बॉडी को, वो इनफ नहीं पंप होगा, ठीक है। तो ये कंडीशंस हैं कि जिसमें एस इनहिबिटर्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है, मेडिकल फील्ड्स में, मेडिकल टर्म्स में, कि हम डायबिटिक न्यूरोपैथी में इसको देते हैं, एल्ब्यूमिन्यूरिया में को डिक्रीज़ करने में इसको देते हैं। तो एस इनहिबिटर्स इन तमाम कंडीशंस में बेनिफिशियल हैं। उसके अलावा हम वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग को प्रिवेंट करने के लिए भी एस इनहिबिटर्स को देते हैं। स्टूडेंट्स, वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग वो कंडीशन होती है कि जिसमें हार्ट के फंक्शन, हार्ट के स्ट्रक्चर, साइज़ और शेप में चेंजेस आ रहे होते हैं। तो कोई भी अगर एक पर्सन है उसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की कंडीशन हो गई है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि एस इनहिबिटर्स जो हैं वहाँ पर वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग को प्रिवेंट करेंगे। यानी एक तो उसकी कंडीशन आगे ही ख़राब है तो एस इनहिबिटर्स उसको प्रिवेंट करने की एडमिनिस्ट्रेशन ओरली होती है, ओरली अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा जो कैप्टोप्रिल और लिजिनोप्रिल हैं ये लिवर में मेटाबोलाइज होती हैं। तो ऐसे पेशेंट्स, ठीक है, जिनमें लिवर की कोई डिसीज़ है, उन्हें हेपेटिक इम्पेयरमेंट है, ऐसे पेशेंट्स को कैप्टोप्रिल और लिजिनोप्रिल नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा फॉसिनोप्रिल जो है वो फीसिस में एक्सक्रीट होती है, ठीक है, और इसके अलावा जो बाकी ड्रग्स होंगी वो यूरिन में एक्सक्रीट होंगी। इसके अलावा जो फॉसिनोप्रिल है ये फीसिस में एक्सक्रीट होती है, एक्सेप्शन केस। उसके अलावा जो एनालाप्रिल है, इनालाप्रिल जो एस इनहिबिटर्स हैं ये ओनली ड्रग हैं जो कि इंट्रावेनसली अवेलेबल हैं, यानी ये आईवी रूट के थ्रू दी जाती हैं। इसके अलावा हम देखें फार्माकोकाइनेटिक फीचर में तो जो कैप्टोप्रिल होती है, ठीक है, ये डेली 2 से 3 टाइम्स दी जाती है। अगर हमने किसी बंदे को देनी है कैप्टोप्रिल तो हम 2 से 3 टाइम्स। इसके अलावा अब हमने देखना है कि एस इनहिबिटर्स की टॉक्सिसिटी या फिर हाई डोज की वजह से क्या एडवर्स इफेक्ट्स कॉज हो सकते हैं। तो सबसे पहला ये है कि ड्राई कफ। अब एस इनहिबिटर्स की वजह से ड्राई कफ क्यों हो रही है किसी भी पेशेंट को, वो इस वजह से कि जब एस प्रेजेंट था हमारी बॉडी में तो उसने क्या करना था, ब्रेडिकाइनिन की ब्रेकडाउन करनी थी, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी एक्यूमुलेशन बॉडी में नहीं होनी थी। लेकिन अब हम एस इनहिबिटर्स दे रहे हैं, एस इनहिबिट हो गया, ठीक है, तो ब्रेडिकाइनिन हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा और दूसरे मीडिएटर्स भी रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो एयरवेज होते हैं उनमें इरिटेशन स्टार्ट हो जाएगी और एक नॉन प्रोडक्टिव ड्राई कफ उस पेशेंट के अंदर ऑकर हो जाएगा। इसके अलावा जो सेकंड कंडीशन है जो एस इनहिबिटर्स की वजह से होती है वो एंजियोडीमा की है। एंजियोडीमा स्टूडेंट्स वो कंडीशन होती है एक बंदे में जहाँ पर लोअर लेयर ऑफ जो स्किन होती है, ठीक है, जो हमारी स्किन में और टिश्यू में लोअर लेयर होती है, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन या स्किन मेम्ब्रेन के नीचे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सूजन या फिर स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। और वो कहाँ कहाँ हो सकती है, वो किसी बंदे को फेस पे, टंग पे, लेरिंग्स में हो सकती है, एब्डोमेन में या फिर आर्म्स और लेग्स में स्वेलिंग हो सकती है।
इसके अलावा जो थर्ड चीज़ है वो प्रोटीनूरिया है। वो हम पहले पढ़ चुके हैं कि एल्ब्यूमिनूरिया की कंडीशन क्या होती है, सेम वही टाइप है प्रोटीनूरिया की। इसके अलावा उस बंदे को फटीग हो सकता है, ठीक है, लागू हो सकता है, कमज़ोर हो सकता है वो बंदा। इसके अलावा ये फीटल मैलफॉर्मेशंस, मतलब ये टेट्राजेनिक होता है, ठीक है, ये पॉइजनस होता है फीटस के लिए, ठीक है। तो इसलिए ये फीटल मैलफॉर्मेशन करवाता है। एस इनहिबिटर्स हाइपरकैलेमिया करवा देते हैं, क्योंकि ये पोटेशियम की सिक्रीशन, यूरिन एक्सक्रीशन जो होती है यूरिन में, वो बहुत ज़्यादा करवा देते हैं। तो ये हमारी बॉडी से पोटेशियम लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट में एस इनहिबिटर्स के हाइपरकैलेमिया भी इंक्लूड होता है। ये तमाम एडवर्स इफेक्ट्स हैं जो कि एस इनहिबिटर्स लेती हैं कि जिनमें एक पर्टिकुलर ड्रग को नहीं देना चाहिए, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती हैं हर ड्रग की। फॉर एग्जांपल कुछ ड्रग्स को हम रीनल इम्पेयरमेंट के पेशेंट्स में नहीं देते, कुछ को हिपैटिक इम्पेयरमेंट के पेशेंट्स में नहीं देते, कुछ को ब्रेस्ट फीडिंग वुमेंस में नहीं देते, कुछ को प्रेग्नेंट वुमेंस में नहीं देते। डिफरेंट कंडीशंस होती हैं कि जिनमें एक ड्रग की लिमिट होती है कि हमने उस ड्रग को उस कंडीशन में नहीं देना, तो ये कॉन्ट्राइंडिकेशंस में आ जाती हैं। और एस इनहिबिटर्स को प्रेग्नेंट वुमेंस में नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये फीटस को बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। फीटस की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको बहुत ज़्यादा ये जो ड्रग्स हैं ये डिस्टर्ब कर देती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से फीटस को बहुत सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और प्रेग्नेंट वुमेंस को बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। तो होप सो ये वीडियो आपको जितने भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर चुकी है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। और डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।